वहीं मिलेंगे प्रस्तुत है श्री मधुसूदन कालेलकर के मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर। वहीं मिलेंगे। बज गए। कितना अंधेरा होने लगा है। क्या सच? और नहीं तो क्या झूठ में बजते हैं 7? झूठ में तो नहीं बजते, मगर देखो ना मेरी घड़ी में 7:10 हो गए। पुरानी हो गई है, इसे बेच डालो। हमारी शादी के मौके पर तुम्हारे पिताजी ने ही दी थी। 25 साल में 10 मिनट का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस घड़ी को अब जाकर आगे बढ़ने का मूड आया है। वो बढ़ने दो घड़ी को। सुषमा की फिक्र करो, सुषमा की, अपनी लाडली कन्या की। मेरी अकेले की? यानी तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं? लाड़ प्यार तो तुम ही ज्यादा दिखाते हो। चलो यूं ही सही, पर मैं पूछता हूँ कि क्या किया है उसने जिसकी मैं फिक्र करूं? वो भी तुम्हारी घड़ी की तरह आगे बढ़ने लगी है। नई पीढ़ी तो आगे बढ़ेगी ही। मुझे बोलने भी दोगे या नहीं? ओह, श्रीमती जी को न बोलने देने वाला पति अभी तक तो पैदा हुआ नहीं। बोलिए। अब क्या बोलूं? अपना सर सारी मर्यादा उठाकर ताक पर रख दी है तुम्हारी लाडली ने। 8 बजे तक घर नहीं आती। अरे कॉलेज खत्म होने के बाद स्पेशल क्लास के लिए रुक जाती होगी। कैसे स्पेशल क्लास? कान खोलकर सुन लो, एक जवान छोकरे के साथ घूमती फिरती है दिन रात। पहली मंजिल वाले सत्यम काकू के भांजे ने देखा है। अरे तुम भी तो मुझसे मिलने के लिए सिलाई क्लास का बहाना करके आया करती थी। तुमने तो शादी कर ली थी ना? हाँ, तो सुषमा भी कर लेगी। सच बोलूं, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मेरी बेटी मुझे बताए बगैर न रहती। तुम्हारी तो बस यही बात है। लो, आ गई सुषमा। उदय है, उन्हें लगा सुषमा आई है। दीदी अभी तक नहीं आई कॉलेज से? नहीं। पिताजी, आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे खास तौर पर अपने घर बुलाया। घर? काहे के लिए? इस परीक्षा में अगर मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया तो वो मुझे विलायत में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। यही सपना तो मैं देखता हूँ उदय। हमारी परिस्थिति तो ऐसी रही कि हम कॉलेज भी नहीं जा सके। हमारा बेटा खूब पढ़े, विलायत में जाकर नाम रोशन करे, ऐसे स्वप्न में दिन रात देखता रहता। विलायत जाने से पहले शादी जरूर हो जानी चाहिए। मगर पिताजी। मगर क्या? स्कॉलरशिप मिल भी जाए तो अभी दूसरी चीजों की खरीदारी वगैरह में तो रुपया लगेगा ही। कितने लगेंगे? 10-15 हजार तो लग ही जाएंगे। बस इतने ही ना? जा तू अपनी पढ़ाई कर, रुपयों का इंतजाम करना मेरा काम है। इतनी बड़ी उम्मीद दिला देते हो। ठीक है, रुपयों की जिम्मेदारी हमारी है, मगर कहीं से लाओगे ही ना। मैंने जमा कर रखा है तुम्हें बताए बगैर। और बेटी के ब्याह में क्या करोगे? दहेज कहाँ से दोगे? ओहो, मैं कहता हूँ तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? दहेज विरोधी बिल पास होने वाला है असेंबली में। अरे गोपू मामा है शायद। और जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो ये दरवाजा ही तोड़ डालेंगे। आऊंगा ही भाई। आनंद का समाचार सुनाने जो आया। ऐसा क्या समाचार है? ऐसा ही है भाभी, सुषमा की शादी की चिंता कोई घर देख के आए हैं उसके लिए? नहीं जी, बिल देख के आया हूँ। दहेज विरोधी आज पास हो गया। सच? देखा सुषमा की माँ, मैं कह रहा था ना कि अब सुषमा की कोई चिंता नहीं। रहने दो, बिल पास हो गया तो क्या अमल में भी आ गया? बिल पास करने पर लोग सुधर नहीं जाते हैं, लोगों को उसका महत्व मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, वरना क्या फायदा? अरे काला बाजार के खिलाफ कानून बना, करने वाले अब भी करते हैं
पगड़ी लेने के खिलाफ कानून बना, लेकिन लेने वाले भाई अब भी लेते हैं। और क्या, यही अब दहेज के लिए होता रहेगा। लेने वाले लेंगे ही, दहेज का नाम नहीं लेंगे, लड़के की ऊंची पढ़ाई का नाम लेंगे या मकान का नाम लेंगे। कहीं खेती बाड़ी, कहीं स्कूटर, कहीं गाड़ी, एक क्या 1000 बहाने हैं। छोड़ो भाभी, ये बताओ हमारी लाडली सुषमा कहाँ है? स्पेशल क्लास में गई है। सुषमा, क्या सोच रही हो? सामने देखो, सफेद झाग का दुपट्टा सा उड़ाती हुई सागर की लहरें एक के बाद एक चली आ रही है और उस पार लाल पीले रंगों की चित्रकारी से भर रहा है क्षितिज। ऊपर सांवले सुनहरे बादलों की छत है और ऐसी खूबसूरत जगह पर तो पागल प्रेमी पास पास विराजमान है। एक दूसरे के बिल्कुल पास, एक दूसरे के अंतःकरण में झांकते से, एक दूसरे की सांस की गर्मी महसूस करते हुए। सुषमा। दिलीप, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी? 2 साल पहले। कैसे पंख लगाकर ये 2 साल उड़ गए। सुषमा, ऐसा लगता है कि इन लहरों से तैयार होते हुए ये सफेद मोती तुम्हारी जैसी दुल्हन के मस्तक पर सजने वाला मुकुट बने। देखो तो, क्षितिज में फैली हुई पीली गुलाबी साड़ी मंडप में पहनकर बैठने के लिए तैयार हो रही है और डूबते हुए सूर्य की लालिमा तुम्हारे लिए कुमकुम तैयार कर रही है। दिलीप, कभी कभी लगता है हम बस स्वप्न ही देखते रहते हैं। ये उमड़ती हुई लहरें जब वापस चली जाती हैं तो बस रेत पर उभरी हुई रेखाएं ही रह जाती हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता? विश्वास न होता तो इतने बरसों से मिलने आती रहती। तुम पास होते हो तो मैं किसी की परवाह नहीं करती, मगर इस तरह कब तक चलेगा? कब तक मैं तुमसे मिलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती रहूंगी? जब तक हमारी शादी होगी। पर वो कब होगी, यही तो मैं पूछती हूँ। बस ये आखिरी परीक्षा है, खत्म हुई कि। मगर तब तक सगाई पक्की करने में क्या हर्जा है? फिर खुल्लम खुल्ला मिलने की छूट मिल जाएगी। हाँ, वो तो मिल जाएगी, मगर चोरी चोरी मिलने में जो मजा है ना, वो जाता रहेगा। अच्छा ये बताओ, कल को जब बात चलाओगे तब अगर तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया तो? मैं अपने माता पिता को जानता हूँ, मैं उनका अकेला बेटा हूँ, वो मेरी किसी बात का विरोध नहीं करें। किसी विरोध की बात मैं नहीं कहती, मगर कहीं वे कोई उम्मीद कर बैठे तो? उम्मीद? हाँ, दहेज के बारे में या खानदान की इज्जत के बारे में। अरे शादी मेरी होगी, उनकी नहीं। किसी ने कोई विरोध किया तो भी शादी जरूर होगी और हमारी सुहाग रात सागर किनारे पहाड़ को तराश कर बनाए गए महल में होगी। सच? किसकी कसम खाऊं, सामने डूबते सूरज की या पास उगते चांद की? मगर देवदास, इस चांद में भी दाग है, गरीबी का। उस दाग को आभूषण मान ले तो वो तुम्हारी महानता होगी, मगर हम तो बहुत अकिंचन हैं। माता पिता ने मुझे और उदय को कैसी कैसी कठिनाइयां झेलकर पढ़ाया है, हमें मालूम है। वो उदय को विलायत भेजकर बड़ा इंजीनियर बनाने के हमेशा सपने देखते रहते हैं। अपनी शादी के बाद उनके सपनों को हम साकार करेंगे। तुम्हारे दुख सुख में भागीदार नहीं होऊंगा क्या? दिलीप, तुम फिक्र मत करो, मैं आज पिताजी का मूड देखकर उनके कान में अपनी शादी की बात डालता हूँ। मैं भी अपने पिताजी से सच्ची बात कह डालूंगी। चोरी कब तक चल सकती है? मेरे देर से घर लौटने के कारण माँ को शक होने लगा। अरे ये क्या, तुम तो एकदम उठ खड़ी हुई। देखो ना कितनी देर हो गई। घर में माँ और पिताजी चिंता कर रहे होंगे। 8 बजने वाले हैं। अभी तक नहीं लौटी लाडली मटर गश्ती करके। मैं तुमसे कह रही हूँ। अच्छा, मुझसे? मैं समझा तुम अपने आप से बात कर रही हो। अभी तक नहीं आई सुषमा। 8 बज गए। ओहो, पहले तुम्ही ने कहा था 7 बज गए, अब 7 के बाद 8 ही बजेंगे, 6 तो बजेंगे नहीं। कभी कोई बात गंभीरता से लोगे या नहीं? जीवन में एक ही बात गंभीरता से ली थी, तुमसे शादी, मगर लोगों ने उसे भी हंसी मजाक समझा। आज आने दो सुषमा को। आते ही भोजन पर बैठ जाएंगे। मैं भोजन के लिए नहीं, सुषमा के देर से आने की बात कह रही हूँ। ओ हाँ, देर से आने की। पर देखो तो बंबई की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। हमने तो नहीं बढ़ाई। ओहो, ये मैंने कब कहा?
ट्रेनों में देखो कितनी भीड़ बढ़ गई है, बसों की क्यू कितनी लंबी हो गई है, टैक्सी तक नहीं मिल पाती। ठीक है, तुम तो बेटी की तरफदारी करोगे ही। ये तरफदारी नहीं है, परसों की बात है। सामने की बिल्डिंग में श्रीमती दांडेकर को प्रसव पीड़ा होने लगी। पति दफ्तर गए हुए थे। उस बेचारी ने सांता क्रूज से टैक्सी ली। मेरीन लाइंस के जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में उन्होंने अपना पलंग बुक कराया हुआ था। सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। सांता क्रूज से मेरीन लाइंस हॉस्पिटल जब टैक्सी पहुंची तो गोद में लेटे बच्चे ने पूछा, माँ घर जाना है ना? है? ये क्या, तुम हंसी नहीं? ये चुटकुला मैंने दिवाली अंक में पढ़ लिया था। सुनो, आज तुम उसे फटकार लगाना। श्रीमती देशपांडे को? सुषमा को। ओहो, किस बात के लिए? शादी लायक लड़की ऐसे देर सवेर लौटने लगी तो लोग क्या कहेंगे? बदनामी हो गई तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ऐसी चिंता तुम मत करो, शादी ब्याह तमाम ऊपर से तय होकर आते हैं। ऐसा कहने से जिम्मेदारी खत्म। ऐसा होता तो लड़की के माँ बाप को लड़कों के पीछे क्यों चक्कर लगाने पड़ते? सारी सारी रात मुझे तो नींद नहीं आती। सुषमा के ब्याह की बात सोचते सोचते मेरा तो बस... नींद तो रात रात भर मुझे भी नहीं आती, तुम्हारे खर्राटों की वजह से। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है। कान खोल कर सुन लो, आज उसके आते ही तुम्हें फटकार लगानी है। ओहो, फटकार लगाने की तुम्हारे जैसी प्रैक्टिस नहीं है मुझे। मैं कराती हूँ प्रैक्टिस, मैं कराती हूँ। जैसे ही वो आए पूछो, कहाँ थी इतनी देर? ठीक। ऐसे घूमते फिरते शर्म नहीं आती? रसोई का काम छोड़कर भवानी जैसे सारे शहर में घूमती फिरती है। एक खराब बोली कि थोपड़ा इधर से उधर कर दूंगा। वाह वाह वाह। चलो चुपचाप अंदर, रसोई का काम देखो। खड़ी क्यों रह गई पत्थर की तरह? आ गया ना समझ में? बस उसके आने पर भूल तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम देखो अब। क्यों री छोकरी, तुझे शर्म नहीं आती? भवानी की तरह भटकती रहती है। रसोई का काम कौन देखेगा? एक हरफ बोली कि थोबड़ा इधर का उधर कर दूंगा। चल चुपचाप अंदर, रसोई का काम देख। खड़ी क्या रह गई पत्थर की तरह? ओहो, ये मुझे क्यों सुना रहे हो? रिहर्सल करनी चाहिए कि नहीं? आ गई। अब पूछो अपनी बेटी से, पूछो पूछो क्या पूछना है। सुषमा। जी पिताजी। बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस में भीड़ हुआ करे तो टैक्सी से आ जाया करो। तुम्हारी माँ बहुत चिंता करने लगती है, ठीक है ना? मेरा सिर, तुम्हें क्या यही सब पूछने के लिए कहा था? माँ, पिताजी, आप क्या पूछने वाले थे मुझे मालूम है। मुझे देर हुई, किसी स्पेशल क्लास की वजह से नहीं। जिनके साथ मैं घूमने गई थी उनका नाम दिलीप देशपांडे है, शादी करने को तैयार हैं। देखा, तुमसे यही कहा था ना, शादी ब्याह वहां तय होते हैं। बिटिया ने शादी तय कर ली कि नहीं? अरे वाह, दीदी का ब्याह तय हो गया। हमें कब दिखाओगी उन्हें? चुप क्यों? पिताजी, जल्दी जल्दी सगाई करवा डालिए और मैं विलायत जाने से पहले शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, बाजे बाजे शनाई हमारे। बंद कर यहाँ से सट्टा। अपने आप ही किला तैयार कर लिया। अरे लड़के वालों का पता है वे तैयार होंगे कि नहीं? आज ही वे पूछेंगे उनसे। अरे दिलीप है, मैं समझी ये आए हैं। यानी पिताजी घर में नहीं है? अभी गए हैं, सामने वाले कांसे जी ने बुलवाया था। उस बुढ़े को क्या काम पड़ गया आज पिताजी से? मेरे ख्याल से आज वो तेरे लिए कोई लड़की देख कर आए हैं। उनकी अपनी लड़की तो नहीं? उनकी लड़की कैसे हो सकती है? जात ना बिरादरी, किसी और की बात होगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अपनी लड़की की बात छोड़कर दूसरों की लड़कियों के लिए लड़के ढूंढता फिरता है बुढ़ा। होता है किसी किसी का शौक। हर साहे के मौके पर आधी दर्जन शादियां तय करवा देते हैं। इस बार के साहों में एक शादी की जिम्मेदारी उन पर कम रहेगी। कम रहेगी? किसकी? मेरी। क्या? पिताजी को यही बताने मैं जल्दी जल्दी घर आया हूँ। तो अपनी शादी तय कर ली तूने, हमसे पूछे बगैर? माँ, नाराज हो गई? मैं क्या नाराज होंगी? तुम्हें पंख निकल आए हैं, घर वालों से पूछने की जरूरत क्या है? ये बात नहीं है माँ। किसी से प्रेम करने से पहले कोई माँ बाप से पूछता है क्या? वो लड़की मुझे अच्छी लगी, उसे मैं अच्छा लगा, दोनों को लगा हमारी जोड़ी एक दूसरे की पूरक है। आज वो अपने घर में बात करेगी,
मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ। अरे कौन है वो लड़की, कहाँ मिली थी, क्या नाम है, हमारी बिरादरी की है कि नहीं, देखने में कैसी है? ठहरो ठहरो माँ, सरकारी वकील की तरह सवालों की झड़ी मत लगाओ। उसका नाम सुषमा है, हमारी बिरादरी की है, कॉलेज में मिली थी। अच्छा। घर में उसके माँ, पिता और एक भाई है, उम्र 20 बरस, देखने में सुंदर, मगर उनकी आर्थिक स्थिति दहेज वगैरह देने जैसी नहीं है। तेरे पिताजी के बारे में तो कह नहीं सकती, मगर मुझे दान दहेज बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो दूसरे के घर से लड़की लेकर आओ, ऊपर से रुपए मांगो। माँ तो कितनी अच्छी है। मुंह देखी बात नहीं कह रही हूँ बेटा, अपनी शादी का अनुभव है। कैसा? मेरे ससुर दहेज के लिए अड़ कर बैठ गए, अच्छा घर हाथ से ना निकल पाए, इसलिए तुम्हारे नाना ने घर बार गिरवी रखकर दहेज की रकम जुटाई थी। और पिताजी ने उसका विरोध नहीं किया? उन दिनों लड़कों के विरोध की परवाह कौन करता था, और आखिर तक वे उस घर को नहीं छुड़ा पाए और इसी अफसोस में बेचारे मर गए। माँ, अब कोई भी दान दहेज की बात करता है तो वही तस्वीरें मेरे सामने आ जाती हैं। खैर छोड़ उन बातों को, तू कहता है लड़की सुंदर है, कब दिखाएगा मुझे? तो मैं और पिताजी को साथ ही साथ दिखाऊंगा, तब तक दूध की प्यास छाछ से ही मिटा लो। ये लो फोटो देखो उसका। कितनी सुंदर है मेरी बहू, नजर लगने जैसी। उसे किसी की नजर न लगे इसलिए देवताओं ने जन्म से इंतजाम करके भेजा है। क्या? काला तिल है उसके गाल पर। चल नटखट कहीं का। पिताजी आ गए शायद। माँ, अब तुम ही उन्हें कान में ये बात डालो और ये फोटो भी दिखा दो। अच्छा। चलो, एक बड़ी जिम्मेदारी से छुट्टी हो गई। कौन सी? दिलीप की शादी की। अच्छा है दिलीप भी घर में है। कांसी जी ने कुछ बताया होगा। हाँ, एक बड़े बाप की बेटी है, जन्म पत्रियां भी एकदम मिल गईं। फिलहाल लड़की देखने में जरा सुंदर नहीं है, मगर मैं कहता हूँ जी, पत्नी सुंदर भले ही ना हो, गुणवती जरूर होनी चाहिए। लड़की अगर सुंदर भी हो और गुणवती भी हो तो? किसकी बात कर रही हो? जिसे दिलीप ने पसंद किया है। अच्छा, तो चलो समस्या खत्म। दूल्हा दुल्हन अपने आप पसंद करके शादी कर लें तो माँ बाप गाली खाने से बच जाते हैं, क्यों दिलीप? तो भी पिताजी आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही। ये फोटो देखो लड़की का, कैसा चांद का टुकड़ा है। दूर से तो लड़की का फोटो और चांद दोनों ही अच्छे लगते हैं। अरे पास जाकर असलियत पता लगानी चाहिए। तुम ऐसा करो, कोई अच्छा सा दिन देखकर लड़की देखाओ, कहो तो मैं भी चलूंगा। हाँ। आइए आइए देशपांडे साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी ही राह देख रहे थे। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। सच पूछो तो हमें आपके घर आना चाहिए था, आखिर वधु पक्ष वाले तो हम ही हैं। जी कैसी वधु पक्ष और वर पक्ष की बात कर रहे हैं जट युग में? हम दोनों का पक्ष एक ही है, लग्न पक्ष। सुषमा की माँ कहती हैं आप जैसे समझदार लोग दुनिया में बहुत कम हैं। जहाँ आप ये मेरे स्नेही गोपू मामा। नमस्कार। लड़की के काका। नमस्कार। सुनती हो, मेहमान आ गए हैं। ये हमारा लड़का दिलीप कॉलेज के आखिरी साल में है, और ये दिलीप की माताश्री। नमस्कार। ये मेरा बेटा उदय इंजीनियरिंग कर रहा है। बहुत अच्छे। इन परीक्षाओं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विलायत भेजने का विचार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनती हो, बिटिया को चाय देकर भेजो। अजी नहीं, चाय वाय की क्या जरूरत? आ गई सुषमा चाय लेकर। नमस्कार। अच्छा भाभी तुम भी आ गई? आइए। चलो अच्छा हुआ, सबका परिचय करा देता हूँ। देखिए ये हमारी सुषमा, और ये इनकी माताश्री, और ये हैं दिलीप, और ये इनकी माताश्री, और ये हैं पिताश्री। वाह, क्या फैमिली गेट टुगेदर हुआ है आज। सुषमा बेटी, चाय दो सबको। लीजिए। देशपांडे साहब, आपको बिटिया से कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी गणित की पढ़ाई छोड़ने के बाद अब क्या सवाल पूछना। भाई हमारी तो भतीजी है, तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता। वैसे हर एक कला में निपुण है, सिलाई में परफेक्ट, रसोई में माहिर, दाल चावल से लेकर जनाब चाइनीज डिश तक
सब तैयार कर देती है और उस पर गाती भी बहुत मीठा है। बहुत खूब, बहुत खूब। घर का रेडियो कभी बिगड़ भी गया तो कोई फिक्र की बात तो ना होगी। देश पांडे साहब, आपने कल अखबार में पढ़ लिया होगा दहेज विरोधी बिल के बारे में। जी हाँ, सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। जी हाँ, जी हाँ, दहेज का मतलब लड़की के पिता को फांसी। बिल्कुल। अगर आप जैसे समझदार सभी लड़कों के बाप हों तो कायदे कानून की क्या जरूरत रह जाती है। हमें दहेज वहेज बिल्कुल नहीं चाहिए जी। हमारी बस एक ही उलझन है। उलझन? ये कागज पढ़ लीजिए और बस। कागज है, दीजिए। क्या लिखा है भाई कागज में? खास कुछ नहीं भैया। इनके लड़के के जन्म से लेकर यानी जच्चा बच्चा अस्पताल के खर्चे से लेकर अब तक की पढ़ाई का हिसाब है भैया। लगभग यही 15,000 रुपए का। 15,000? अरे तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी भैया, इसमें सेल्स टैक्स नहीं जोड़ा। बस ये खर्च आप हमें दे दीजिए तो बस। पर ये तो दहेज ही हो गया फिर। जैसा आप समझे। मगर पिताजी, तू बीच में मत बोल। मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देश पांडे साहब, इस कागज में आप एक खर्च जोड़ना भूल ही गए। कौन सा? जी, आपकी शादी का खर्च। क्या मतलब? आपने शादी न की होती तो सारे खर्चे ही बच जाते। हमें घर बुलाकर हमारा अपमान करते हो। उठो, चलो दिलीप, अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं था। देश पांडे साहब, इतना गुस्सा मत कीजिए, जरा हमारी सुनिए। जी, अब जो कुछ सुनाना है अपने स्नेही जी को सुनाइए। ओहो, तुमसे कहा ना, चलो। अरे गोपू जी, तुमने क्या कर डाला? भाई जी ठीक ही तो बोले, हमने क्या लड़के को बेचने के लिए पाला है? ओहो, ये तो मुझे भी मालूम है। मेरी बहन को एक क्या 56 लड़के मिलेंगे। सुषमा बेटी, तेरा क्या कहना है? शादी के बाजार में प्रेम में फंसी हुई लड़की क्या कहेगी पिताजी? रात के 2 बज गए, आप अभी तक नहीं सो? कैसे सोऊंगा? सुषमा के ब्याह को लेकर आज सब गड़बड़ हो गया, मन फटा जा रहा है। देश पांडे साहब के सामने हाथ पैर जोड़कर उनकी मांगी हुई रकम अगर मैं दे भी दूं तो उदय को विदेश नहीं भेज सकूंगा। उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। अगर उसकी पढ़ाई का ख्याल करता हूं तो सुषमा की दिलीप से शादी नहीं हो सकती। उस लड़के की बात छोड़कर कोई दूसरा घर देखो। उस बेचारी के दिल का क्या होगा? वो तो दिलीप को। अरे उदय, तू अभी तक जाग रहा है? अरे बेटे, अब कितना पढ़ेगा? परसों ही तो परीक्षा है, अब जा जरा आराम कर ले। माँ, मैं अब परीक्षा नहीं दूंगा। क्या? अरे नहीं बेटे, तू खूब पढ़ेगा, विलायत जाकर आएगा। ऐसे कितने ही सपने देखे हैं तेरे बारे में। बहन ने भी कितने ही सपने देखे होंगे दिलीप के साथ संसार बसाने के। पर बेटे। पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरी विदेश की शिक्षा के लिए आपने जो रुपए संजो कर रखे हैं उन्हें सुषमा की शादी पर खर्च कर दीजिए। मैं विदेश नहीं गया तो कौन सी प्रलय हो जाएगी। मुझे समझाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मेरा आखिरी फैसला है, मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा। दीदी, तुम इस वक्त दीवान खाने में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सुन रही थी एक भाई का परीक्षा में न बैठने का मूर्खतापूर्ण निर्णय। दीदी, तुम्हें सब मालूम है फिर भी ऐसा कहती हो? हमारा उदय एकदम पागल है, मेरे लिए तो अपने पूरे भविष्य पर पानी फेर रहा है। इस पानी से तुम्हारी आंखों के पानी की ज्यादा कीमत है दीदी। विदेशों में पढ़ने ना जा सकने वाले लोग क्या जिंदा नहीं रहते? अपने को पसंद न आने वाले पति के साथ क्या स्त्रियां संसार नहीं बसाती? तुम कुछ भी कहो, मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा। मेरी विदेश की शिक्षा नहीं हो पाए तो ना हो, मगर तुम्हारी शादी दिलीप से जरूर होगी। उदय! जरूर होगी। अरे उदय, सुन उदय, उदय दरवाजा खोल, उदय दरवाजा खोल, दरवाजा खोलना उदय। अरे वाह, दिलीप बाबू, आप कैसे अचानक आना हुआ? ऐसे ही कुछ होता रहा मन में, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। अपने पिताजी का इनकार तो कल तुमने सुन लिया था ना? मगर शादी तो मेरी होनी है। मगर उनके रुपयों की शर्त?
वही पूरी करने का इंतजाम करने आया हूं। पिताजी को मुझ पर किया हुआ खर्च चाहिए ना। क्या इंतजाम किया है? ये 15,000 रुपए लाया हूं। ये आप अपनी तरफ से मेरे पिताजी को दे दीजिए। किस्सा खत्म। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कहां से लाए हो ये रुपए? ये रहस्य आपको शादी के बाद बताऊं तो कुछ हर्ज है? मुझे अभी चाहिए। समझिए मैंने किसी से उधार ले लिया है, शादी के बाद वापस कर दूंगा। झूठ, ये तुम्हारा चेहरा बता रहा है। सच बताओ, तुम्हें सुषमा की सौगंध? ओह, कैसी सौगंध खिला दी आपने। मैं बताऊं, बता भी दूंगा तो आप सुन नहीं सकेंगे। ये रिश्ता न टूटने पाए इसलिए मेरी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर ये रुपए भिजवाए। क्या तुम्हारी मां ने अपने गहने, अपना स्त्री धन गिरवी रख दिया? ऐसे रुपए से तो मेरी बेटी कुमारी रहे वही अच्छा है। आप सुषमा की राय लेकर देखिए। सुषमा तो सुबह ही कॉलेज चली गई। तो फिर उनकी मां से पूछ लीजिए। क्या पूछना रह गया? आप मैंने सुन लिया। तुम इतनी महानता दिखाकर हमें इतना छोटा मत बनाओ। सुषमा आई शायद, अब वही फैसला करेगी। हवलदार, कैसे आए? आपकी लड़की का नाम ही सुषमा सबनीस है? जी हाँ। मैं कॉरोनर की अदालत से आया हूँ। अदालत से? क्या हुआ? आपकी लड़की का शव समुद्र में मिला। क्या? सुषमा का कोल्ड स्टोरेज में रखा है। उसके पर्स में ये चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी? मुझे पिताजी, इन उलझनों से निकलने का मुझे एक यही रास्ता सूझा। मेरे ब्याह के कारण उदय का सारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। दीदी, दिलीप से मेरा ब्याह हो, इसलिए वो परीक्षा में बैठने को तैयार ही नहीं, मगर उसे बैठना ही पड़ेगा। विदेश जाकर बड़ा इंजीनियर बनना पड़ेगा। मैं ऊपर से उसका यशस्वी जीवन देखूंगी। दिलीप को कहलवा देना मुझे क्षमा करे। मेरी दूसरी किसी भी लड़की से शादी करके सुखी रहे। उससे हमारी दूसरी भेंट अगले जन्म में वही होगी जहां इस जन्म में हुई थी। आपकी बेटी सुषमा। क्या हो गया? उदय, देखता क्या है? तेरी बहन का रिश्ता तय हो गया। वो कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा। अरे दिलीप, जाओ अपने पिता से कह दो निमंत्रण पत्र छपने को दे दे। शहनाई बजाओ। क्या करने लगे? ये क्या करने लगे? जो हो गया था, जो होना था, जो होना था। अरे रोती हो। आज तो बहुत खुशी का दिन है, देखती नहीं? सुषमा पीली साड़ी पहने, मुकुट लगाए, अंदर के दरवाजे की आड़ पे खड़ी है। जवाई राजा, क्या देखते रह गए? दरवाजा दूर होता जा रहा है। डालो माला। क्या हो गया इन्हें? वहीं मिलेंगे। अभी आप श्री मधुसूदन कालेरकर के मराठी नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री महेंद्र सरल, निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार तथा कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री S.B. लाल गोयल, विष्णु नारायण शर्मा, रवि खोसला, श्याम अरोड़ा, कृष्ण नरूला, देवराज दिनेश, राजकुमारी प्रसाद, मंजू मैनी और किरण सब्बरवाल। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।